सर क्या वजह है कि यूक्रेन और रूस को लेकर के यहाँ पर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मसला है, क्या मामला है? देखिए, असल में यूक्रेन में जो पिछले कई दिनों से रूस का हमला हो रहा है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, कई लोग मर चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं और एक शहर तकरीबन रूस के कब्ज़े में आ गया है। और आज की ख़बर यही है कि वहाँ उनका परमाणु का जो वो था, इलेक्ट्रिक का जो प्रोग्राम था, वो पूरा इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो हम समझते हैं कि देखिए, हम लोग हमेशा से जंग के ख़िलाफ़ रहे हैं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती है और हमारा ख्याल ये था कि इस जंग को भी रोका जा सकता था, बातचीत से मसले का समाधान निकल सकता था। इशू ये था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनने का फ़ैसला कर रहा था और रूस ये फ़ैसला उसका बर्दाश्त नहीं था। उससे पहले भी ये बात थी कि रूस में, यूक्रेन में जो नया जो लोग आए हैं पावर में, ये इसको लेकर भी रूस को बहुत सारे यानी उसका अपोजिशन था। मेरा कहना ये है कि देखिए, बात ये है कि नाटो का मेंबर बनना, अगर कोई मुल्क ये फ़ैसला करता है तो ज़ाहिर है कि वो उस मुल्क का अपना फ़ैसला है, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो समझता था कि नाटो की फोर्सेस यहाँ की खड़ी हो जाएगी, उससे रूस की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा खड़ा हो सकता है, तो ये बातचीत से मसले का समाधान हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसका मानना ये भी है कि यूक्रेन एक समय पे यूएसएसआर का हिस्सा रहा है, साथ उसके रहा है, तो वजह क्या कि वो अलग होना चाहता है? क्या कारण? नहीं, देखिए, यूएसएसआर तो ख़त्म हो गया और तकरीबन 16 कंट्रीज़ उससे निकल के बाहर निकले थे। तो ज़ाहिर है कि हर कंट्री एक सॉवरेन नेशन है, वो अपना फ़ैसला करने का मजाज है। यूएसएसआर के ऊपर उसका कोई दबाव नहीं है कि हमारे बात मानकर कोई बात का फ़ैसला कर सके। लेकिन देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इस मामले में नाटो के जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो या यूरोप हो, उनका रोल भी बहुत अच्छा रोल नहीं है। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि यूक्रेन की जंग जितनी लंबी होगी तो हमारी जो वेपन इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा मिलेगा, और यही हो रहा है इस वक्त में कि आप सिर्फ वेपन सप्लाई कर रहे हैं और आप कोई अपनी फोर्सेस लेकर वहाँ नहीं आए हैं। होना ये चाहिए था कि अगर ये जंग नहीं रुक रही है बातचीत से, ये जंग नहीं रुक रही है यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन से, तो फिर यूरोप को और अमेरिका को इस जंग में शामिल होकर रूस को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो वो नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारा मानना ये है, आपको नहीं लगता है कि अमेरिका ने भी जो है एक समय पर यूक्रेन से कह दिया था कि अगर आप युद्ध करते हैं तो हम आपका साथ देंगे, जबकि अब वो पीछे हटता दिखाई दे रहा है? यही मैं कह रहा हूँ आपसे कि देखिए, अमेरिका ने और यूरोप ने यूक्रेन को शय दी कि हम आपका साथ देंगे, आप खड़े हो जाइए मैदान में। जब वो खड़े हो गए मैदान के अंदर, तो ये पीछे हट गए। आप सिर्फ सैंक्शन लगा रहे हैं और आप समझते हैं कि सैंक्शन से जो है रशिया को आप रोक सकेंगे। आप देख रहे हैं कि सैंक्शन से रशिया पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये बात गलत है और हम समझते हैं कि इसमें अमेरिका और यूरोप भी बराबर के जिम्मेदार हैं। ये जंग बढ़ रही है तो उसकी वजह। उसने पहले बातचीत का मौका दिया था, यूक्रेन को बातचीत का मौका दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन ने यूरोप में मतलब शामिल होने के लिए साइन किया। उसके बाद से जंग में एक कहते हैं आग में घी डालने वाला काम किया। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि मैं अपने कंट्री के बारे में कोई फैसला करूं तो आप मुझे डिक्टेट करेंगे क्या? और अगर आपकी बात नहीं मानूं तो आप मेरे खिलाफ जंग करेंगे क्या? ये जो अप्रोच है, हर मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी है, उसको फैसला करें। भारत अगर कोई फैसला करता है तो कि चाइना हमको डिक्टेट करेगा क्या? तो हमारा कहना सिर्फ यही है कि वो एक स्वतंत्र कंट्री था यूक्रेन। देखिए, हमको यूक्रेन के बहुत सारे फैसलों से इख्तलाफ नहीं है। जब म्यांमार पे में जो कुछ हुआ तो उन्होंने गवर्नमेंट की साइड ली। ये जो कुछ फ़लस्तीन के साथ में इसराइल ने किया, उस वक्त उन्होंने इसराइल का साथ दिया। तो ये अप्रोच यूक्रेन का भी गलत था। हमारा कहना ये है कि लेकिन देखिए, किसी के मुल्क के अप्रोच की वजह से आप वहाँ के नागरिक को, वहाँ के सिटीजन को यानी सज़ा नहीं दे सकते, जो आज हो रहा है वहाँ पे। तीसरी बात मुझे कहनी है कि ये जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो रेजोल्यूशन मंजूर हुआ, उसमें भारत ने भाग न लेकर अपने प्रिंसिपल स्टैंड को मुतासिर किया है। उसका प्रिंसिपल स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि हम पहले तो नॉन अलाइंड रहें, हम किसी भी पक्ष के हिमायत नहीं करते हैं, न ईस्ट न वेस्ट, न अमेरिका न रूस। लेकिन आज आपने एब्सटेन करके एक तरह से रूस का साथ दिया है, ये गलत है। सर, हमारे भारतीय नागरिक वहाँ फंसे हुए थे, इसलिए शायद भारत ने ऐसा किया। देखिए, भारतीय नागरिक को रशिया से तो निकाल नहीं सके आप तो निकाल रहे हैं यूरोप से, और आप तो निकाल रहे हैं रोमानिया से और यूगोस्लाविया से। वो रास्ता तो अभी भी खुला हुआ है आपके लिए। मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये बात कि हमने उसके अच्छा देखिए, हम वो किस लिए हो रहा था रेजोल्यूशन ये हो रहा था ये जंग रुके, रूस पीछे हटे। तो आपके तो फैसले आपके हक में जाती है बात कि अगर रूस जंग रुक जाती तो आप अपने नागरिकों को आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन जंग की हिमायत आपने की, एक तरह से आपने इस रेजोल्यूशन में भाग न लेकर एक तरह से यू हैव फेवर्ड रशिया।
तो हमारा कहना ये है कि ये अप्रोच सही नहीं है। तीसरी बात मुझे कहनी है, हमारे जो स्टूडेंट वहाँ फंस गए हैं, हमारे नेशनल जो फंस गए हैं, उनको निकालने में जितनी देर की है भारत ने, और भारत का शायद ये अनुमान था कि ये जंग नहीं होगी, ये वार नहीं होगी, लेकिन ये वार अब सब लोग अपने नागरिक निकाल चुके हैं, हमारे नागरिक अभी तक फंसे हुए हैं वहाँ पर। और खुद कहा कि अंदेशा नहीं था कि वॉर होगी। वॉर होने से पहले लगभग सभी देशों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और अपने बच्चों को वहाँ से निकालने की कोशिश भी की, जो नागरिकता को कम निकाल। भारत का रुख आखिर इतना नीरस क्यों रहा कि उन्होंने अभी तक बच्चों को जो है ध्यान नहीं दे पाए, ना कि अपने नागरिकों को बाहर निकाल पाए? इसकी वजह मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, ये सब लोगों को इलेक्शन में दिलचस्पी है, वो उसमें लगे रहे, वो यूपी के इलेक्शन के लिए तैयारी करते रहे। उन्होंने एक बहुत बड़ी क्राइसिस को फेस करने में डिले किया है, और आज भी आप खामखा उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इवैक्यूएशन के नाम पर जो कुछ किया है वो ये कि हमारे बच्चे जैसे तैसे करके रोमानिया पहुँचे या पोलैंड पहुँचे, वहाँ से आप उठाकर ला रहे हैं, तो ये इवैक्यूएशन नहीं है, ये तो गलत बात है। और वहाँ से जिस तरह से वो लोग कीव से, खार्किव से 1200 किलोमीटर, 900 किलोमीटर चलकर ट्रेन के ज़रिए से, किसी ज़रिए से वो रोमानिया पहुँचे या पोलैंड पहुँचे, तब वहाँ से आप उठा कर ला रहे हैं। लेकिन आपने उनको वहाँ से वहाँ तक शिफ्ट करने के लिए कोई साधन नहीं दिया, कोई प्रोग्राम नहीं चलाया, तो ये अप्रोच सही नहीं है। अब कहना ये है कि भारत जो है नीरस बना रहा है, उनको मतों की ज़्यादा चिंता है, ना कि जानों की। बिल्कुल सही है। अभी हमारे साथी ने एक बात कही है कि जब देश में लोग कोरोना से मर रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जो है बंगाल के अंदर इलेक्शन में रैलियां कर रहे थे, और आज भी यही हो रहा है। हमारे नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं, आप यहाँ रैलियों में लगे हुए हैं। लगातार मोदी जी के लिए इतने बड़े नेता हैं, यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने उनसे बात करी है, मदद मांगी है, तो मदद मांगी तो क्या मदद दी हमारे प्रधानमंत्री ने? देखिए, बड़ा नेता वो होता है जो क्राइसिस में अपने लोगों के काम आए। बड़ा नेता सिर्फ पब्लिसिटी से नहीं हो जाता है, बड़ा नेता सिर्फ अपने तौर पे आप श्रेय लेने की कोशिश से नहीं हो जाता है। हमारे बच्चे जो आ रहे हैं वहाँ से, वो खुद कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ है, और आप किस बात का श्रेय ले रहे हैं? और ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कंट्री की होती है कि अपने लोगों को निकालें वहाँ से सेफ्टी के साथ में, तो हमने उसको निकालने में देर किया है। एक बात और कहना है मुझे, वो ये कि जो हमारे बच्चे वहाँ से लौट रहे हैं, अब उनके लिए ये अनसर्टेन हो गया है कि उनका एजुकेशन कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। तो उनको यहाँ पर, हमारा मानना ये है, वेलफेयर पार्टी का डिमांड ये है कि वो उन बच्चों को यहाँ एडमिशन मिलना चाहिए। यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हर स्टेट से जहाँ से वो आए हैं, उनको मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन देना चाहिए, और वो ताकि अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकें। और जो लोग मारे गए, 2 बच्चे हमारे मर गए वहाँ पे, तो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, एडिक्वेट कंपनसेशन मिलना चाहिए। और एक बच्चा, एक हमारे सरदार जी है, वो वहाँ पे ज़ख्मी हालत में अभी एडमिट है, वो ख़तरे से बाहर है, लेकिन जाहिर है कि उनको सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए और उनको वहाँ से लिफ्ट करके वापस लाना चाहिए। जिस तरीके से विश्व युद्ध की चर्चा शुरू हो चुकी है, नाटो देश भी अब इसमें कूद चुके हैं, तो लगता है कि यह वर्ल्ड वार की ओर बढ़ रहा है? देखिए, अगर वर्ल्ड वार की ओर ये देश जाएगा तो ये सिर्फ यूरोप का या यूक्रेन का नुकसान नहीं होगा, ये हम सब का नुकसान होगा। आप जानते हैं कि इस जंग से चंद दिनों के अंदर जो महंगाई बढ़ी है भारत के अंदर, ये इनडायरेक्ट तरीका है ना अफेक्ट होने का। हमारे पेट्रोलियम के दाम बढ़ गए हैं, हमारा खाने का तेल जो वहाँ से आता था वो रुक गया है, उसके दाम बढ़ गए हैं। तो ये इस हमारे देश के ऊपर भी बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे इस जंग से, अगर ये जंग बढ़ती है तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए, भारत के रूस से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए और जंग को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, भारत अगर एक बड़ा कंट्री है, अगर हमारे मोदी जी एक बड़े लीडर हैं दुनिया के, तो उन्हें जंग को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, उनको दोनों को टेबल पे लाना चाहिए बातचीत के। ये सबसे बड़ा हल यही है इसका। पुतिन को, जेलेंस्की को लाएं एक टेबल पर? बिल्कुल लाएं, इसके बगैर कैसे? अभी तो बातचीत तो चल ही रही है ना दोनों की। अच्छा, आपने एक बात कही कि मेडिकल की पढ़ाई यहाँ पे ठीक करनी चाहिए, तो आपको लग रहा है सर कि जितने स्टूडेंट वहाँ पे हैं उनको यहाँ पे सीटें नहीं मिली थी इसलिए पढ़ने गए थे वहाँ पे? देखिए, सीटें नहीं मिली थी तो मालूम है, हमारे देश में जो नीट का तरीका है, हमारे देश में जो पढ़ाई में अच्छे ना हो बच्चे। देखिए, अभी हमारे साथी ने ये बताया कि जब जो लोग नीट में नहीं आते हैं, नाराइज वगैरह, वो पैसा देकर एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे थे, इनके पास अच्छे नंबर थे, लेकिन बच्चे तो नहीं गए। नहीं, ठीक है, नहीं होंगे। यहाँ नहीं होता है कि एडमिशन पैसा देके यहाँ लोगों को एडमिशन नहीं मिलता है कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। मसला ये कि अंतर इतना ज़्यादा है यहाँ पैसे का कि उसकी वजह से वहाँ जाते हैं लोग। तो सर, यूक्रेन से भारत के संबंध अभी ज़्यादा अच्छे रहे नहीं हैं, क्योंकि जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में मुद्दे उठे भारत में, तो नाटो हमेशा यूक्रेन ने उसका खिलाफत की है भारत के खिलाफ। पाकिस्तान का समर्थन किया है, पाकिस्तान से हथियारबंदी करता है,
तो भारत में बहुत अच्छी स्थिति तो है नहीं यूक्रेन की। भारत की स्थिति यूक्रेन में बहुत अच्छी है नहीं, दुर्व्यवहार लगातार हो रहा है अपने छात्रों के साथ। तो कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं वही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब अंदेशा हो गया था तो पहले बुला लेते, और जब छात्रों से बोला जा रहा था कि आप वापस आ जाओ, भारत सरकार की इसमें गलती तो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब प्लेन्स चल रहे थे सारी चीज़ें थी कि स्थिति बिगड़ सकती है, आप सब वापस आ जाइए। ये भारत सरकार की एडवाइजरी दूतावास में जारी हुई थी यूक्रेन में, वापस क्यों नहीं आए बच्चे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको इल्म नहीं है हालात का। बात यह है कि भारत सरकार का ये कह देना काफ़ी नहीं था। आपने क्या समाधान दिया? सुनिए सुनिए सुनिए, बात सुनिए ना। इल्म की बात ही नहीं, आप ये बात है, किसी देश में युद्ध हो रहा है, आपको जब एजुकेशन की स्थिति मालूम लग रही है कि हो सकता है, अगर भारत सरकार एडवाइजरी जारी करती है तो जितने भारत के नागरिक हैं उसको उसका पालन करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, ठीक है, बात सुनिए। आपने जो एयर इंडिया ने फ़्लाइट लगाई है, कितना पैसा ले रहा था? जो लोग 30,000 40,000 में यहाँ से गए हैं, उनसे 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे टिकट के। तो क्या ये तरीका गलत सही था? नहीं नहीं अगर आप पढ़ सकते हैं तो नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है ये। नहीं, अरे सुनिए ना, लेकिन ये बात सुनिए ना। अरे भाई, बात तो सुनिए। अरे भाई, आप मुझसे बात करिए ना। मैं ये, हाँ, मेरा कहना ये है कि हमारा काम है सर सवाल पूछना। अरे आप जवाब सुन लीजिए, जवाब बताइए। मेरा कहना सिर्फ ये है जनाब कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए गए हैं, वो इसलिए गए हैं कि यहाँ पे वो फीस जो थी प्राइवेट कॉलेजेस की वो देने की पोजीशन में नहीं थे, यानी वो मिडिल क्लास के लोग थे। वहाँ गए, 20,000 बच्चे हैं, हमारे नागरिक हैं। आप उनको इल्ज़ाम देकर के उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, आप छोड़ नहीं सकते उनको, हमारे नागरिक, देश के नागरिक। ठीक। तो मेरा कहना ये कि जो काम आज आप कर रहे हैं कि आपने प्लेन्स भेजे हैं, आपने जो है वो मिलिट्री के प्लेन्स भेजे हैं लाने के लिए, ये काम हम पहले भी कर सकते थे। चलिए, लेकिन आपने नहीं किया। आपकी मांग क्या है सर? अब क्या करना चाहिए? दो बातें। तो स्थिति बिगड़ चुकी है, अब जो होना था वो हो गया, अब क्या करना चाहिए? भारत को 2 काम करने चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं उनको लाने में जल्दी करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चे वहाँ से आ रहे हैं उनको यहाँ पे एडमिशन देना चाहिए, अनसर्टेन फ्यूचर नहीं होना चाहिए उनका। तीसरी बात ये है, इस जंग को रोकने के लिए जितने प्रयास हो सकते हैं डिप्लोमेटिक, वो सब इस्तेमाल करने चाहिए। हमारा कहना ये कि इस मामले में भी हमने यूनाइटेड नेशन में 3 बार 4 बार एब्सटेन करके एक गलत मैसेज दिया है। भारत का प्रिंसिपल स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि हम जंग के हक़ में नहीं है, हम लोग ना ईस्ट के साथ में ना वेस्ट के साथ में। कैसे हो सकता है? रशिया तो पहली बार तो मित्र राष्ट्र है हमारा, दूसरा क्या है, यूक्रेन से कोई हमारे राजनीतिक संबंध इतने अच्छे हैं नहीं, तो हम अगर रूस के खिलाफत वोट करेंगे तो हमारे उनसे भी तो संबंध बिगड़ेंगे। देखिए, खिलाफत वोट नहीं था, आपका वोट इस बात के लिए था जंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं, सुनिए सर, रशिया नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब सुनिए ना। आपका थोड़ा सा तो पक्ष रहेगा ना रशिया के साथ, क्योंकि आप हथियार की 65% की डील करते हैं रशिया से हमेशा। देखिए, आप किसी के साथ जाएंगे तो किसी की दुश्मनी बोल लेंगे, वैसा ही हो रहा है आज। रूस के साथ तो जा नहीं रहे उन्होंने। नहीं, रूस के साथ आप जा रहे हैं तो अमेरिका की दुश्मनी आप बोल लेंगे। देखिए, बात सिंपल से ये है कि हम लोग हमेशा से नॉन लाइन रहे हैं। नॉन लाइन का मतलब ये है कि ना हम इसके साथ हैं ना उसके साथ हैं, हमारी एक प्रिंसिपल पोजीशन रहेगी। हमारा कहना ये है कि हमें अपने प्रिंसिपल पोजीशन से विड्रॉ नहीं करना चाहिए, इस बात के लिए कि देखिए, जंग हमेशा मसले को ख़राब करती है, और जंग का प्रभावित सिर्फ वो 2 कंट्री नहीं होते, हम भी होते हैं इनडायरेक्टली, जैसा कि हो रहा है इस वक्त। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, जंग ना हो, और ये पोजीशन हमारी है और यही हमारा मुतालबा है।